BU TV के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका मेज़बान कासिम अली। नाज़रीन कराम, हमारी खुशबख्ती है कि आज की नशिस्त में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब अली अकबर नातिक साहब। ये मेरे लिए ज़ाती मुसर्रत का एक बड़ा लम्हा है कि मुझे इनके साथ गुफ्तगू करने के लिए चंद लम्हात मुयस्सर आ सकेंगे। आप एक साहिब तर्ज शायर हैं। आपके 2 शेरी मजमूए बेयकीन बस्तियों में और याकूत के वरक मंजर आम पर आ चुके हैं। आप अफसाना निगार भी हैं। आपका अफसानवी मजमुआ कायमदीन के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया किया है। इसी अफसाने का अंग्रेज़ी में तर्जुमा जनाब अली मती हाशमी साहब ने व्हाट विल यू गिव फॉर दिस ब्यूटी के नाम से किया है। आप एक नावल के मुसन्निफ भी हैं। आपके नावल नौलखी कोठी ने अदबी और अवामी हलकों में भरपूर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा हाल ही में आपकी तनकीद के मौजू पर एक किताब भी मंजर आम पर आई है। सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया कासिम अली आपका और वेब टीवी का और बैरिया यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाकर इज़्ज़त बख्शी। आपके साथ उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जा सके, आपकी ज़िंदगी के उन गोशों के मुतालिक गुफ्तगू की जा सके जिन पर या तो सिरे से गुफ्तगू हुई ही नहीं, या अगर गुफ्तगू हुई है तो कम हुई है। सो वक्त के पहिए को ज़रा पीछे की तरफ घुमाते हैं और बात करते हैं आपके बचपन और आपके लड़कपन के बारे में। यह बताइए कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपके घर का माहौल कैसा था, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था, और इन तमाम मुहर्रिकात ने सारे माहौल में आपके अंदर तख्लीकी शोला भड़काने में किस तरह से ये मुआवन साबित हुआ। कासिम अली, ये जो आपने जितना सवाल किया है, इसके पीछे तो एक पूरी किताब का मवाद मौजूद है और वो सारी बातें मैं यहाँ से तफसीलन, तो बहुत कम वक्त है इसमें, वो नहीं बता सकता। चंद एक मैं जो समझता हूँ कि जिन चीज़ों ने मेरे अंदर ये तख्लीकी और अदबी हैसियत को वाज़े या नुमायाँ करने में मदद दी, उनमें कुछ मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ और जहाँ मैंने अपनी लड़कपन और जवानी का बहुत सारा अरसा गुजारा, वो असल में वस्ती पंजाब का ये इलाका उकाड़ा, उस उकाड़ा से ये जनूब की तरफ कोई 8 किलोमीटर के फासले पर गांव है, 32 उसे कहते हैं। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी खूबी जो जिसे मैं कहता हूँ कि वो बहुत मेरे लिए भी एजाज़ की बात है, वहाँ का जो हाई स्कूल है जहाँ मैंने बचपन में तालीम हासिल की, वो 1874 में कायम किया गया था। अरे वाह। और उसका संग बुनियाद रखने वालों में मौलवी करीमुद्दीन और मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे लोग थे। तो ये मॉडल विलेज था अंग्रेज़ी दौर में। और मेरे वालिदैन जब इंडिया से हिजरत करके आए तो इसी गांव में बैठे। अच्छा, आपके वालिदैन ने भारत से हिजरत की थी? वहाँ मशरक़ी व फ़िरोज़पुर से, और उसका इलाका जलालाबाद जो मेरे नावल का कुछ नौलखी कोठी उसमें भी उसका जिक्र है। तो यहाँ पे एक तो स्कूल की बात मैं आपसे कर चुका हूँ, और उसके अंदर वो लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें बहुत सारी किताबें थीं जो बाद में मैंने पढ़ी। अगरचे मैंने चोरी करके वो किताबें पढ़ी, क्योंकि वो स्कूल टीचर जो किताबें अलाउड ही नहीं करते थे और देते ही नहीं, और बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस किताब पढ़ने की तरबियत ही नहीं की जाती बदकिस्मती से, जिसकी वजह से हमारे यहाँ स्टूडेंट मशीनें बन रहे हैं, मतलब कोई तालिब इल्म ने। तो वो मैंने वो चूँकि घर के साथ हमारा स्कूल था, तो मैं रात को वो खिड़की खोल जाता था और पीछे से आके तो अंदर दाखिल होता था और किताब निकाल के ले जाता था। अच्छा। तो 2-3 दिन में किताब पढ़ के फिर अगली किताब निकाल, और अंधेरे में जो किताब मेरे हाथ में आती थी वो मैं ले लेता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लाइब्रेरी मेरे घर में मुंतकिल हो गई लेकिन उनको नहीं पता चला कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा है चलो, वहाँ तो पढ़ी सड़ रही हैं किताबें, इतनी इतनी मिट्टी जम रही थी। अब दूसरा ये था, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक लाइब्रेरी, यूनियन काउंसिल है, उसमें एक लाइब्रेरी थी। तो वो मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब ने उसका संग बुनियाद रखा था, उस यूनियन काउंसिल का। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब जी, जो बहुत बड़े शायर हैं। तो उन्होंने, वो उस वक्त साहिवाल के डिप्टी कमिश्नर होते थे। तो ये उकाड़ा जो था ये तहसील थी साहिवाल की, तो वो वहाँ पे उन्होंने उसको कायम संग बुनियाद रखा। तो उसके अंदर उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई। तो वो मैं बस ये था कि हमारे और यूनियन काउंसिल के दरमियान सड़क थी एक, तो क्रॉस करता उसमें आ जाता।
तो वो उसकी सारी किताबें भी मैंने बचपन में पढ़ी। अब ये था कि मैंने बचपन गुजारा है ऐसे जैसे बचपन गुजारने का हक है। बचपन में मैं जवान नहीं हुआ। अच्छा। और बचपन में लड़कपन नहीं आया और लड़कपन में मैंने जवानी नहीं की। तो मेरी तरबियत जितना अरसा बचपन में था उसमें बचपन के जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितनी मसरूफियात बचपन की होती हैं, वो मैंने फुल एंजॉय की। फिर लड़कपन में जो लड़कपन की होनी चाहिए जैसे उम्र, तो वैसे ही गुजारा। इसी तरह जवानी में दाखिल हुआ। हमारे गांव के साथ ही एक टीले थे रेत के, वहाँ से दरिया ब्यास गुजरता रहा, तो वो रेत के टीले बन गए वो जब दरिया बंद हुआ तो। अच्छा। वहाँ हम चले जाते थे, तो वहाँ खेलते थे, कूदते थे। और ये छोटी छोटी किताबें जो वहाँ पे यूनिकौशल में भी थी, लाइब्रेरी में थी, वो फारिग वक्त में वो पढ़ता था या खेलते थे। कबूतर उड़ाए, फिर कंकवे उड़ाए, फिर दौड़े सुबह उठ के, और मतलब जो भी कुछ बचपन में शुगल हो जो भी सकता बचपन था, के मशागिल होते हैं वो करते रहे। तो वो उस तरह से वो जो जमालियात थी पूरे गांव की, उस गांव के मज़ाफ़ात की, वो बाग, वो गांव में चलती नदियाँ, वो परिंदों की चहचहारें, वो फूल, वो सुबह का मौसम, वो शाम का मौसम, वो गांव में दाखिल होती हुई भेड़ें, चरवाहे, और वो बैलों की घंटियाँ, और गुरूब होते हुए सूरज की सुर्खी, निकलते हुए सूरज की वो ताबनाकी या उसकी शफकी, वो सारी की सारी वो जज्ब होती रही मेरे अंदर। जमालियात के वो जो तमाम तर मज़ाहिर थे वो आपकी और तख्लीक के वो अंदर। जो हल चलाते हुए बैल, और वो हल चलाते हुए बैलों के पीछे से वो चिड़ियों की चहकारें, और वो चुनती थी जो कीड़े मकोड़े ज़मीन के तलपट होते हुए, तो वो कीड़े निकलते, तो वो परिंदों वो पूरा का पूरा वो मेरे अंदर वो समा था। अब मुझे नहीं पता था कि मैं शायर बनूंगा, क्या बनूंगा क्या नहीं, वो बचपन में तो यह थे। तो मैंने कोई फितरत को या निज़ाम फितरत को इसलिए नहीं देखा था कि मैं इन पर लिखूंगा, और ऐसा करने से कोई राइटर भी नहीं बन जाता। तो वो पूरा बचपन जो था वो मेरे अंदर वो उसकी पूरी फितरत की जमालियात के साथ आया, और उनके खेल कूद के साथ आया। वो सोसाइटी का जो कल्चर था उसको मैंने ऐसे नहीं गुजारा कि मैं इन पे कोई कुछ करूँगा, इनको वादे करूँगा, ये बाद में कुछ बताऊँगा इसके मतलब। तो वो जैसे था वो मैंने फितरती तौर पर, गैर इरादी और गैर शऊरी तौर पर अपने अंदर कहीं जमा करता रहा। किताबों ने मेरे अंदर वो मुताले की, जैसा कि मैंने कहा, उसमें यह था कि मेरे वालिद साहब पंजाबी अदब को बहुत पढ़ते थे, वारिस शाह, बुल्ले शाह, और इसी तरह से दूसरे शोरा का वो बहुत ज़बानी। मेरी दादी जो थी वो बहुत सारी किस्से कहानियाँ वो मुझे सुना, यानी घर का माहौल अदबी था जी। वो मतलब मेरे चचा वो अदबी थे, वो खुद शायरी करते थे पंजाबी की, फौत हो गए। तो उस तरीके से उन वो हर वक्त वो हमारे घर का माहौल जो था वो करीबन शायराना था, शायराना माहौल। और जितनी कहानियाँ सुनता था वो भी असातीरी कहानियाँ दादी से, वालिद साहब जो थे वो शायरी। और फिर वो एक टेप मेरे वालिद साहब ले आए, टेप के अंदर वो कैसेटें, मतलब तो उसमें वो फोक गीत जो होते हैं, अच्छा। वो आलम लोहार या वो मतलब इस तरह के जितने भी थे, तफ़ैल नियाज़ी, और ये सारा मैं सुनता रहा। तो वो अंदर ही अंदर कहीं पकती गई। फिर तारीख़ का मुताला शुरू कर दिया, तो खेल कूद के साथ साथ ये निज़ाम मुताले का चलता रहा। अच्छा। तो उस तरीके से फिर दोनों फितरत भी आपके पास आती जाए, जमालियात भी आती जाए, और मुताला भी आपका, तो फिर कुछ ना कुछ तो इंसान आखिर दिल रखता है। तो वो बातें फिर कहीं ना कहीं जाके वो इसी से जुड़ा एक सवाल, जी। आप ये बताइए कि आपके तख्लीकी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? पहले आपने अफसाना लिखा था या नज़्म लिखी थी, यानी इजहार का पहला ज़रिया क्या था? देखें, इजहार का पहला ज़रिया तो मेरी पेंटिंग थी। अच्छा। और मैं ईंटों पे या पत्थरों पे फूल वो जो छैनी से तराशते थे या मुजस्मा कोई तराशते थे, ये मेरे तख्लीकी इजहार का पहला ज़रिया था। अच्छा। फिर पेंटिंग, जो मैं रंगों से पेंटिंग करता था या तस्वीरें बनाता था, तो ये काम।
अच्छा, ये इसमें सफ़े के सफ़े काले करना और वो पत्थरों पर वो कोई शबीहें खोदना या उनमें से मुजस्समा बनाना, तो एक तो ये काम मेहनत तलब भी था, दूसरा वक्त का बहुत ज़्यादा ज़ियाँ था। तो इसमें मैंने मार भी बहुत खाई घर से। वालदा बहुत, एक दफ़ा उन्होंने मेरे ये घुटने पे वो पाया चारपाई का था, वो पड़ा हुआ था, तो वो मारा, तो वो मैं 4 दिन चारपाई पे पड़ा रहा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये काम छोड़ दिया और मुझे वो चस्का लग गया। ये जो उर्दू डाइजेस्ट होते हैं, इनके अंदर कहानियाँ, उस वक्त एक रसाला था, अभी मुझे उसका नाम याद आ जाएगा, शकील ज़्यादा निकालता था। अच्छा। उसके अंदर बहुत सारे अफसाने, कहानियाँ, बाजीगर एक चलती थी उनकी बहुत अच्छी, तो वो मैं पढ़ने लग गया। फिर ये लिटरेचर की तरफ मेरा ध्यान। फिर हमारे सामने ही घर में एक मास्टर फजल करीम उड़ी साहब थे, उस पर मैंने एक उस्ताद फजल करीम का मोती नाम से एक अफसाना भी लिखा है। अच्छा। तो वो शायर थे और बहुत अच्छे शायर, वो फारसी में भी शेर कहते थे, उर्दू में भी। तो उनसे मैं पढ़ता था और उनको 10 रुपये माहाना फीस देता था। तो वो मुझे शेर सुनाते थे, तो वो शायरी का उनके ज़रिए से मुझे चस्का। फिर वो गालिब के बड़े फ़ैन थे और गालिब का उन्होंने इस तरीके से मेरे सामने वो एक नक्शा खींचा कि मुझे गालिब से वैसे ही इश्क हो गया। तो फिर मैंने गालिब को पढ़ना शुरू किया और बचपन में तो समझ नहीं आती थी, लेकिन उनकी वो शायरी में जो नगमगियत और रिदम और क्लासिक का वो जो मैं घर से सुनता था, वो क्लासिक्स, तो वो एक तरह से वो कबूल कर रही थी तबीयत। अच्छा। तो ये जो अजहार आपने कहा है, ये आर्ट का, वो आप ये समझ लें कि पहले पहल ये मेरा पेंटिंग और ये मुजस्समा साजी, शबीहें तराशना हाँ, पत्थरों से, और उसके बाद पेंटिंग आपके इजहार का पहला जरिया था। आप अफसाना निगार भी हैं, आप शायर भी हैं, आप नावल निगार भी हैं, आपकी तनकीद के मौजू पर एक किताब भी मंजर आम पर आ चुकी है। यानी ये आपकी शनाख्त के मुख्तलिफ हवाले हैं। अगर आज आपसे कोई कहे कि आप इन तमाम असनाफ में से किसी एक सिन्फ में लिख सकते हैं और बाकी तमाम असनाफ को आपको छोड़ना होगा, तो आप कौन से सिन्फ को मुंतखब करेंगे? यानी दूसरे अल्फाज में आपको अपनी शनाख्त का कौन सा हवाला पसंद है? शायद मैं बेसिकली मेरे ख्याल में शायद मैं बाकी का काम भी सारा शायरी में कर सकता हूँ, लेकिन बाकी के काम में शायरी नहीं मैं कर सकता। यानी अगर मुझे कहा जाए तो मैं नावल शायरी में लिख सकता हूँ, अफसाना शायरी में लिख सकता हूँ, अपने उन किरदारों की तमसीलें शायरी में मैं ला सकता हूँ। तो शायरी मेरे ख्याल में एक ऐसा बुनियादी ज़रिया इजहार है जो अपने अंदर तख्लीक के तमाम सूतों को जमा किए हुए। अरे वाह। बाकी जुज़वी तौर पर अपनी अपनी अलग पहचान है उनकी, लेकिन शायरी सबसे बड़ा आर्ट है, मौसीकी से बड़ा है, ये पेंटिंग से बड़ा है, ये मुजस्समा साजी से बड़ा है, ये नावल, अफसाने और हर चीज़ में इसका जो आप समझ लें कि ये उनका इम्तिजाज है शायरी। और वैसे भी मेरी तबीयत शायराना ही है, तो मैं इसी को पसंद करूंगा कि यानी बतौर शायर आपकी जो शनाख्त का हवाला है वो आपको ये मेरी तस्कीन का जरिया ये भी। सर, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक मुख्तसर वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, जहाँ पे हम अली अकबर नातिक साहब से मज़ीद मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। सर, आपकी किताब है बेयकीन बस्तियों में, उसका पेश लफ्ज़ है, उससे मैं एक इक़्तिबास पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर उससे मुताल्लिक़ एक सवाल। इसके पेश लफ्ज़ में आप लिखते हैं कि बहुत दिन नहीं हुए कि मैं मवेशियों के लिए चारा काटता था, भूसे के गठड़े ढोए और खेतों को पानी लगाया। कुछ बड़ा हुआ तो माशी हालात ने मजदूरी पर मजबूर किया, जहाँ मजदूरों के शिकस्ता चेहरों को देखा और पसीने के उबलते समंदरों में नहाया। तब जाना कि हकीकी ज़िंदगी क्या है। ड्राइंग रूमों में बैठ के बकौल खुरम सदीकी तलखे जाम ने शीरीनी गुफ्तार तो दी, इंसानियत की फलाह के मंसूबा साजों की डींगें जो आबे तल्ख के घूंट और कीमती सिगारों का धुआं उड़ाने के बाद मारी जाती हैं, सरासर ज़िंदगी से लाताल्लुक़ होती हैं। इस कदर गहरा मुशाहिदा
ये एहसास, ये इदराक और फिर इस बेहिस माशरे में ज़िंदा रहना क्या मुश्किल नहीं हो जाता? किस तौर निभाह करते हैं? कासिम साहब, बात ये है कि ये 2010 में मेरी किताब सामने आई है, और ये जब सामने आई थी उस वक्त मेरी कोई अदबी तौर पर कोई ऐसा पहचान नहीं, ना मैं वो छुपा के गुफ्तगू करने का आदी था, और अब भी शायद मेरे ख्याल में खुली गुफ्तगू या खुली बात करने का आदी हूँ। लगी लिपटी नहीं करते। और उसकी वजह यह है कि मुआशरा हमारा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का मुआशरा, ये मुनाफ़क़त के उसूलों पर मबनी है। यानी यहाँ कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, पसे पुश्त कुछ होता है। तो जब आप अमली मैदान में कदम रखते हैं तो अचानक आप हैरान होते हैं कि हम क्या देखने निकले थे और हमारे सामना किन चीज़ों से हो रहा है। हम उन्हीं लोगों से जो इंसानी फलाह और इंसानी मनसूबा साज़ों के, इंसानियत के लिए काम करने वालों के साथ, जिनका हम बड़ा नेक नामी से तज़किरा सुनते आए हैं, उन्हीं से ही सामना जब हमारा होता है तो वही हमारे लिए ड्रीकोला निकलते हैं। तो ये मेरा उन्हीं लोगों से, ये असल में उन्हीं लोगों से ये एहतजाज था, और पूरी शायरी के अंदर भी वही एहतजाज है। देखें, हमारे यहाँ जिसने भी कोई काम किया, कौम का दावा किया काम का, उसके पीछे उसके ज़ाती मफाद ने का पहाड़ खड़ा हुआ है, जिसकी पावर उसके पीछे खड़ी हुई है। तो उन्होंने अपने लिए काम किया है। अवाम, मज़दूर तबका जिसका ये नाम लेते हैं, मैंने पहले भी कहीं कहा था कि मज़दूर को मज़दूर की हैसियत से ऊपर उठाओ। मज़दूर जब मज़दूर ही रहेगा तो वो उसके लिए तो वो मज़दूर का लफ्ज़ ही एक एहसास कमतरी का एक नुमाया मतलब आपने पत्थर उसके सर पर मारा हुआ है। तो वो मज़दूर की हैसियत से जब तक मज़दूर को ऊपर नहीं उठाया जाएगा, उसके लिए दावे फजूल हैं कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। हमारे लिए उसके हकीकी दर्द को समझने के लिए जब तक उसी की सतह पे जाकर न देखेंगे तो तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कितना बड़ा उसके साथ धोखा कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि आप तरक्की पसंदों पर चोट कर रहे हैं? देखिए, तरक्की पसंद तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो मफाद परस्त हैं। आपकी एक नज़्म है, नामो नसब बेयकीन बस्तियों में, आपका जो शेरी मजमू है उसमें शामिल है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए एक तो वो नज़्म सुनाएं, और दूसरा ये बताएं कि इस नज़्म की शान नुज़ूल क्या है, इसका ख्याल किस तरह से आया था। मैं भी उस वक्त यही काम, मतलब मज़दूरी करता था, आज मैं मज़दूरी करता हूँ। ये कसूर के पास एक गांव है, राड़ा उसे कहते हैं। तो वहाँ एक मस्जिद है, उस मस्जिद का मैं मीनार बना रहा था। अच्छा। तो दिन के 12 बजे हुए थे, गर्मी शदीद थी, मीनार के ऊपर चढ़ा हुआ था और काम कर रहा था, और अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। और जब आप जितने ज़्यादा हसास हों उतना ही अपने आप को, जब आप जिल्लत में देखते हैं तो मज़ीद आप अपने आप पर भी गुस्सा आता है, सोसाइटी पर भी गुस्सा आता है। तो मैं देख रहा था कि कैसे कैसे लोग क्या कर रहे हैं, और मतलब किसी हमारे बड़ों ने क्या किया है, तो ये मुल्क किस लिए बना, ये क्या था, और यहाँ पे लोगों को कुछ शऊर देना था। तो वो सारा कुछ जब मैंने देखा तो वो उसी शदीद हिजानी कैफियत में मुझसे ये, तो मैंने वहीं से एक पेंसिल और सीमेंट की बोरी पर ये चंद लकीरें घसीट दी। तो ये मेरे ख्याल में इस नज़म में अपने पहली नज़म है वो जो मैंने ये लिखी। वो अगर आप सुना दें हमें थोड़ी सी। वो ये किताब दीजिएगा ज़रा, मैं ज़ुबानी तो अब मुझे याद नहीं है। तो इसको आप ये समझ लें कि ये मेरी गुस्से की नज़म है। अच्छा। ये उसको जमालियाती तौर पर शायद मैं, यानी बरसुआ तबके के खिलाफ आपका एहतजाज भी कहा जा सकता है। हाँ जी, ये तो। ऐ मेरा नाम और नसब पूछने वाले सुन ले। हम कहते हैं ना कि हमको बहुत बड़ी चीज़ें, बड़ी कौम हैं और बड़े हमारा कोई मुस्तकबिल है, निशत सानिया है। तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। ऐ मेरा नाम और नसब पूछने वाले सुन ले, मेरे अजदाद की कब्रों के पुराने कतबे, जिनकी तहरीर महो साल के फितनों की नकीब,
जिनकी तहरीर महो साल के फितनों की नकीब, जिनकी बोझ सीधा सिलें सेम ज़दा शोर ज़दा, और आसेब ज़माने के रहे जिनका नसीब। पुश्त दर पुश्त बिला फसल वो अजदाद मेरे, अपने आकाओं की मंशा थी मशीयत उनकी। गर वो जिंदा थे तो जिंदों में वो शामिल कब थे, और मरने पे फ़कत बोझ थी मैयत उनकी। गर वो जिंदा थे तो जिंदों में वो शामिल कब थे, और मरने पे फ़कत बोझ थी मैयत उनकी। जिनको मकतब से लगाओ था न मक्तल की खबर, जो न जालिम थे न जालिम के मुकाबले आए। जिनकी मसनद पे नज़र थी ना ही जिंदा का सफ़र, ऐ मेरा नाम और नसब पूछने वाले सुन ले, ऐसे बेदाम गुलामों की निशानी मैं हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बस प्रोग्राम के आखिर में आपसे एक सवाल कि हमारी नौजवान नस्ल में कुतुब बीनी का जो रुझान है वो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार है। आपके ख़्याल में इसकी वजह क्या है और किस तरीके से नौजवान नस्ल को कुतुब बीनी की तरफ राग़िब किया जा सकता है? देखिए भाई, मैं कुछ अरसे से यहाँ पे एक उस वक्त कॉलेज है इस्लामाबाद में, उस वक्त जी जी कॉलेज है, वहाँ पे मैंने कुछ 2 साल पढ़ाया। उन 2 सालों में जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं तो उनमें से करीबन 50% ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, नावल पढ़ना शुरू कर दिए, शायरी पढ़ना शुरू कर दी। और फिर मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने तो अभी मैंने गया ही हूँ 1 महीने से, तो वो 50-60 स्टूडेंट ने। आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बतौर लेक्चरर मुंसलिक हैं? स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भी उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी और वो बहुत महजूज हो रहे हैं। नातिक साहब, आज की नशिस्त में आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज हमारी गुफ्तगू रही जनाब अली अकबर नातिक साहब के साथ। आइंदा किसी प्रोग्राम में किसी और समाजी, सियासी या अदबी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। फिल वक्त तक के लिए अपने मेज़बान कासिम अली को इजाज़त दीजिए और प्रोग्राम के आखिर में हम अली अकबर नातिक साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपना कोई भी कलाम सुनाएं। शुक्रिया कासिम। मैं अपनी एक छोटी सी नज़्म है, क्योंकि वक्त की कमी के बायस कोई बड़ी नज़्म नहीं सुना सकता। तो परी खाने से आवाज़, कुछ दिन से मेरा नाम मुझे याद नहीं है, कुछ दिन से मेरा नाम मुझे याद नहीं है। कुछ रोज़ हुए मैंने धुआं फैलते देखा, अब रक्स की गर्दिश में बिखर जाऊं मैं शायद, अब रक्स की गर्दिश में बिखर जाऊं मैं शायद। तुम मुझको परी खाने से आवाज़ न देना। वाह। कुछ दिन से मेरा नाम मुझे याद नहीं है, कुछ रोज़ हुए मैंने धुआं फैलते देखा, अब रक्स की गर्दिश में बिखर जाऊं मैं शायद। तुम मुझको परी खाने से आवाज़ न देना। 100 बार करे अब्र मेरे नाम पे गिरिया, इस बार मेरा दर्द उसे राह न देगा। वाह। 100 बार करे अब्र मेरे नाम पे गिरिया, इस बार मेरा दर्द उसे राह न देगा। 100 बार मुझे शम्स कमर ढूंढने निकलें, इस बार निशां मेरा किसी ख्वाब में होगा। शायद मुझे अफलाक से आवाज़ भी आए, उस वक्त मेरा नाम मुझे याद न होगा। शायद मुझे अफलाक से आवाज़ भी आए, उस वक्त मेरा नाम मुझे याद न होगा। नाकाम पलट जाएगी आवाज़ वो आखिर, और लोग कहेंगे कि मुझे मौत ना आई। मैं मौत से बच जाऊंगा, पर देख मेरे दोस्त, तुम मुझको परी खाने से आवाज़ न देना। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत।